नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेट JRF विथ राजेश में। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 जो है हो चुका है, जिसमें आप लोगों को कुल 25 क्वेश्चन कराए गए थे, जो कि 2023 में जो UGC नेट के द्वारा पूछा गया था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उसी का आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं और उसका पूरा विश्लेषण देखेंगे एनालिसिस के साथ। ये सारे PYQ है जो कि यूट्यूब चैनल पर पूरे लगातार सेशन चले आ रहे हैं, जो PYQ का सीरीज चल रहा है। और उसके बाद आपको अब मिल जाएगा यूनिट वाइज जो है उसका पूरा तैयारी करवाया जा रहा है, मतलब प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है पूरा सिलेबस के अनुसार। तो चलिए बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न जो है, उत्तर भारत में नदियों के गहरे स्थानों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है खेत, खाई, दह, तालाब। तो क्या कहा जाता है उत्तरी भारत में गहरे नदियों को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दह कहा जाता है। खेत किसे कहेंगे हम लोग? खेत जो होता है कृषि योग्य भूमि को हम लोग खेत कहते हैं। और खाई जो है एक लंबी, गहरी और संकरी खाई को जो अक्सर सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। और दह तो आप जान ही गए, ये गहरा नदियों गहरे स्थान को कहते हैं। तालाब जो होता है ये स्थिर जल निकाय को, प्रकृति या मानव निर्मित दोनों हो सकता है, स्थिर जल निकाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोक कथाओं की विशेषताओं में कौन सा गलत है? तो ये लोक कथा का विशेषता पूछा गया है जिसमें गलत टर्म दिया गया है, उसको बताना है। तो गलत कौन सा है? मंगल कामना की भावना, उत्सुकता की भावना, अश्लील श्रृंगार का अभाव और अशिष्ट बातों का भरमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गलत कौन सा है? अशिष्ट बातों का भरमार। अशिष्ट बातें जो है लोक कथा में नहीं पाई जाती। अश्लील श्रृंगार का अभाव, बिल्कुल अश्लील श्रृंगार का पूरा अभाव रहता है, इसमें अश्लील श्रृंगार होता ही नहीं है, मतलब अश्लील बातें लोक कथा में कहीं ही नहीं गए हैं, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये सही हो जाएगा आपका। और उत्सुकता की भावना, हाँ बिल्कुल लोक कथा में जो चलता है तो उसका आगे क्या होगा उसका जानने का जिज्ञासा जो है वो बना रहता है। तो इसीलिए उत्सुकता की भावना हो जाएगा। मंगल कामना की भावना ऑप्शन नंबर 1 भी हो जाएगा, क्योंकि मंगल कामना की भावना लोक कथाओं में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा की उत्पत्ति सिद्धांत कौन कौन से हैं? भाषा का उत्पत्ति सिद्धांत पूछा गया है, कौन कौन से भाषा की उत्पत्ति सिद्धांत है? निर्णय सिद्धांत, धातु सिद्धांत, न्यायिक सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा ये आ जाएगा धातु सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, फिर आपका आ जाएगा निर्णय सिद्धांत। तो ए बी डी आपका 4th नंबर में है, तो इसका राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। धातु सिद्धांत क्या होता है? धातु सिद्धांत जो है इसको हम लोग इंग्लिश में वो हो कह सकते हैं, मतलब कहा जाता है। ये थ्योरी दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? ये मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है, मैक्स मूलर। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। इसको हम लोग धातु सिद्धांत को अनुकरण सिद्धांत भी कह सकते हैं, अनुकरण सिद्धांत। और निर्णय सिद्धांत जो होता है ये शब्दों का चयन करता है, जैसे कौन सा शब्द कब बोलना है और किस समय पर बोलना है, इसका चयन करता है। तो हमारा क्वेश्चन है, ललित कलाओं के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती है? काव्य कला,
चित्रकला, नृत्य कला, नृत्य संगीत, या कष्ट कला, या धातु कला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, काव्य कला आ जाएंगे, चित्रकला आ जाएंगे, नृत्य कला आ जाएंगे। ए बी सी किस में है? ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और काष्ठ कला और धातु कला ये क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये शिल्प कला है, ये शिल्प कला है, और ये जो है ललित कला है। ये तीनों ललित कला क्या होती है? जिनका कोई मुख्य उद्देश्य हो, सौंदर्य और आनंद की अभिव्यक्ति कराता है, उसी को हम लोग ललित कला कहेंगे। भाषा के कौन कौन से रूप हैं? तो इसमें पूछा गया भाषा का रूप। तो भाषा का रूप कौन कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिगत भाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या व्यक्तिगत भाषा का रूप है? बिल्कुल, व्यक्तिगत भाषा एक भाषा का रूप है। राज्य भाषा भी है। और संपर्क भाषा? जी नहीं, संपर्क भाषा नहीं होगा, संपर्क भाषा नहीं है। और डी अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABD। ABD इस 4th नंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। तो संपर्क भाषा क्यों नहीं है भाषा का रूप? क्योंकि संपर्क भाषा की उपयोग करने का एक उद्देश्य है, इसीलिए संपर्क भाषा जो है वो नहीं हो जाएगा। जब कोई भी भाषा का एक उद्देश्य होता है कि उसके, जैसे संपर्क भाषा किसी को बात जानना हो तो उसी के भाषा में हम लोग जानेंगे, तो उसका कोई उद्देश्य है, इसीलिए वो रूप नहीं होगा भाषा का रूप। व्यक्तिगत भाषा, देखिए व्यक्तिगत भाषा क्यों भाषा का रूप है? ये अपने निजी विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है ना, ये अपने निजी विचारों और भावनाओं का व्यक्त करता है, इसीलिए। और राज्य भाषा क्यों है भाषा का रूप? क्योंकि ये कोई राज्य की कामकाज का भाषा है, कामकाज, इसीलिए ये भाषा का रूप हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ये विभिन्न देशों के लोगों को अपने संवाद करते हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th नंबर। प्रकाशित पुस्तकों को प्रकाशन क्रम में रखें। तो ये जो पुस्तकें हैं इसको प्रकाशन के क्रम के अनुसार सजाना है। तो ये पूछा गया, संथाली लैंग्वेज का ये सारे बुक दिया गया है। तो इसमें जो पूछा गया है, ये ग्रामर, संथाली अंग्रेजी डिक्शनरी, इन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज, संथाली एंड दी संथाली। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? देखिए, ये ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 1891 में हुआ था। और इसका ये बुक के जो प्रकाशन जो थे वो कैंपबेल को माना जाता है, कैंपबेल को माना जाता है। और संथाली अंग्रेजी डिक्शनरी, इसको जो लिखा है ये यही लिखा है, ये कैंपबेल के द्वारा ही लिखा गया है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1899। और इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज, इसको लिखा है जेमिया फिलिप्स। और इसका प्रकाशन वर्ष 1852। और संथाली एंड दी संथाली, तो संथाल एंड दी संथाली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1867। तो देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा हमारा? सबसे पहले आ जाएगा 1851 है ये, और ये उसका 1899 हो जाएगा। 1852 जो है पहले आ जाएगा C नंबर, इन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, पहले C नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले C नंबर
तो ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज 1852, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका संथाल एंड दी संथाली 1867, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ए ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज जो 1891 में आया था कैंपबेल के द्वारा, और संथाली अंग्रेज डिक्शनरी ये हो जाएगा आपका 1899, ये भी कैंपबेल के द्वारा ही लिखा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। खोटा के किस साहित्यकार ने ढलती सांझ का सूरज नामक हिंदी उपन्यास लिखा है? खोटा के किस साहित्यकार ने ढलती सांझ, ये हिंदी का ये बुक है जिसको खोटा में उसका अनुवाद किया है। तो ये किसने किया है? ए.के. झा, विश्वनाथ दसौंधीराज, विश्वनाथ नागर, चित्तरंजन महतो, चित्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए.के. झा के द्वारा। ए.के. झा के द्वारा ढलती सांझ का सूरज नामक हिंदी उपन्यास लिखा गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बनेंगे आपका विश्वनाथ नागर जी, इनका भी पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो पूछा जाता है, महुआ शीर्षक। और विश्वनाथ दसौंधीराज के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसका नाम है भगजोगनी, उपन्यास है भगजोगनी। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, देख लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा आपका वह है ए.के. झा का एक और पुस्तक है, उसको आपको पूछेगा मेका मेकी ने मेटामार्ट, ये खोटा पुस्तक है, उसको पूछेगा आपका। तो इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1992 में। तो प्रकाशन वर्ष भी इसको याद रखिएगा, ये ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा भाषा वैज्ञानिक विशेषता कौन कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया अनिश्चित ध्वनि रूप, सार्थक एवं विश्लेषण ध्वनि, चीर परिवर्तनशील, सामाजिकता, पशु पक्षियों से निश्रित ध्वनि रूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको अनिश्चित ध्वनि रूप। क्या अनिश्चित ध्वनि रूप होता है? नहीं, ये नहीं हो जाएगा। सार्थक एवं विश्लेषण ध्वनियाँ, जी ये हो जाएगा आपका बिल्कुल। चीर परिवर्तनशील भी आ जाएगा, और सामाजिकता भी आ जाएगा। पशु पक्षियों से निश्रित ध्वनिया रूप, ये नहीं होगा। देखिए ये चीर परिवर्तनशील क्यों होगा? क्योंकि ये भाषा हमेशा बदलती रहती है, चीर परिवर्तन से बदलती रहती है। और सार्थक एवं विश्लेषण ध्वनि हो जाएगा, अनिश्चित ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 2। राइज महाढोकले के कार्यकरण समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है, ये पूछा गया है, जनजातियों की भाषा है उसमें से आपको व्यवस्था है उनको पूछा गया, राइज महाढोकले और कार्यकारिणी और समिति। तो ऑप्शन में दिया गया है करटाहा, राइज महासोहर, राइज महतो, राइज कोटवार। तो राइज महाढोकलों के कार्य को कौन कौन से हो जाएंगे? राइज महाढोकलों के कार्य, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए करटाहा। करटाहा क्या होता है? करटाहा जो होता है काटने छाटने वाला होता है, काटने छाटने वाला होता है। राइज महासोहर होता है राज्य का भव्य आयोजन करने वाला, कोई भी मेला वेला लगाता है या कोई आयोजन होता है
भव्य आयोजन होता है। उसे हम राइज महास्वर कहेंगे। राइज महतो जो होता है ये ऊपर वर्ग के लोग होते हैं, जैसे राजा या मुखिया के अधीन कोई कार्य करने वाला चौकीदार हो सकता है या फिर सुरक्षा। तो ये तीनों हो जाएंगे आपका ए बी सी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भाषा विज्ञान की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं? भाषा विज्ञान की परिभाषा बताना है। भाषा तत्वों का अध्ययन भाषा विज्ञान का विषय है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, बनावट, प्राकृतिक और विकास की व्याख्या की जाती है। हाँ, भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति, विकास और हास्य की व्याख्या की जाती है। हास्य की व्याख्या ये तो नहीं होगा। भाषा विज्ञान का तात्पर्य उस शास्त्र है जिसमें भाषा की तात्विक विश्लेषण मात्र किया जाता है। भाषा का तात्विक विश्लेषण ये भी नहीं हो जाएगा, नेगेटिव टर्म, क्योंकि केवल शब्द जहाँ आएगा वो नेगेटिव ही हो जाएगा ऐसे पॉजिटिव क्वेश्चन में। तो तात्विक मात्र नहीं होता है, बाकी ये सब हो जाएगा। आपका अध्ययन भी होता है, बनावट, उसके आधार पे ये सारे हो जाएंगे। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी ऑप्शन नंबर 1। महाकाव्य की रूपरेखा में कौन कौन सी बातें मिलती है? तो महाकाव्य में कौन कौन सी बातें मिलती हैं? ऑप्शन में दिया गया महाकाव्य संघबद्ध होना आवश्यक है, ऋतुओं के वर्णन नहीं होता है। महाकाव्य में ऋतु का वर्णन नहीं होता है, ये तो पढ़ने में ही गलत लग रहा है। कथा इतिहास प्रसिद्ध होता है, न्यायिक धीरोदात्त क्षत्रिय अथवा देवता होता है। तो देखिए बी को हटाइए, बी नहीं होगा, ऋतुओं का वर्णन नहीं होता, जी होता है। बी आपका हट जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 भी चला जाएगा, बी भी 2 भी चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा। देखिए एक आंसर को काटते ही आ गया आपका आंसर, तो ऐसे समय बचा सकते हैं। महाकाव्य का संघबद्ध होना आवश्यक है, हाँ। और कथा इतिहास प्रसिद्ध होता है, बिल्कुल महाकाव्य का कथा जो होता है ऐतिहासिक होता है। न्यायिक धीरोदात्त क्षत्रिय अथवा देवताओं का होता है, हाँ। महाकाव्य में देवताओं पर स्तुति मिलती है, स्तुति। पुराणों में नवरात्र भगवान के कितने रूप माने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3 रूप माने गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे जो पुराण है, कितने पुराण हैं? कुल 18 पुराण हैं। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह मोटे तौर पर कुरमाली लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा है? तो ये कुरमाली साहित्य को कितने भागों में बांटा है? डॉक्टर हरदेव नारायण को पूछा गया। ऑप्शन नंबर 4, 5, 6, 3। तो कितने भागों में विभाजित किया है? तो कुल 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भागों में विभाजित है? कुरमाली लोकगीत, और लोक कथा हो जाएगा, फिर लोकनाट्य, फिर आपका आ जाएगा कहावत, फिर हो जाएगा आपका कुरमाली पहेली। तो इन 5 भाग में बांटा है डॉक्टर हरदेव नारायण सिंह ने। तो ये पूछा जाएगा, रिपीट भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पाश्चात्य शैली पर बांग्ला और प्राचीन मुक्तक लिखने वाले पहले कवि कौन थे? तो सबसे पुराने कवि जो है कौन है बंगाल के मुक्तक काव्य लिखने वाला? नवीन चंद्र सेन, बिहारी लाल, वृद्धादेव वासु, सुकुमार सेन होगा।
तो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में मुक्तक काव्य लिखे थे पहले बिहारी लाल ने। बिहारी का एक प्रमुख ग्रंथ है बिहारी सत्सई। ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको देख लीजिएगा, बिहारी सत्सई। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें दिया गया है युवागिरी और सूची 2 में है जनजाति। तो इसको मिला कर देखते हैं। चलिए, धुमकुड़िया जो होता है वो राम लोगों का होता है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा में युवागिरी, ये कौन सा युवागिरी? देखिए एनडीए स्टूडेंट को किस तरह घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट भटक जाता है। मुंडा में युवागिरी, ये कोई युवागिरी का तो नाम है ही नहीं। और इसका मिलान दे दिया है बिरहोर। तो ये तो रॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा है, इसको कैसे कोई मिलाएगा? घोटुल के लिए मिलाया गया है मुरिया। ठीक है, ये मुरिया भी होता है, लेकिन ये इसका घोटुल होता है, संथाल का भी होता है। तो इसका ये दोनों हो जाएगा। तो आप किस में जाओगे बताओ? इसमें अगर इसको देख के मिला रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। गितीवड़ा होता है आपका मुंडा लोग का, और गितीवड़ा आपका यहाँ बिरहोर का भी हो जाएगा इसका। तो आप किस पे जाओगे? यही डाउट पे स्टूडेंट लोग इधर उधर लगा देते हैं, फिर पता चलता है ये आंसर सही हो गया। तो ऐसे एनटीए को नहीं पूछना चाहिए। इसको थोड़ा जिस तरह का बुक में दिया गया है उसके अनुसार ही पूछना चाहिए ना, तो ये कंफ्यूज कर देता है। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, लेकिन संथाल का घोटुल होता है और मुंडा का होता है गितीवड़ा, और मुरी का भी होता है गितीवड़ा। ये दोनों का होता है। तो इसका जो राइट आंसर अब एनटीए जो माना है, खैर उसे ही हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से पूछे। चलिए बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक नाट्यों की विशेषता। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक नाट्य का विशेषता बताना है। लोक नाट्य की विशेषता क्या क्या होती है? देखिए, भाषा बड़ी सरल तथा सीधी सादी होती है। लोक नाट्य में भाषा सीधी सरल सादी होती है। जी बिल्कुल, तभी तो इंसान को मनोरंजन करता है। खुला मंच पट परिवर्तन का विधान होता है। जी ये भी होता है। संवाद बहुत छोटे तथा सरल होते हैं। हाँ, नाटक में आप देखोगे संवाद बिल्कुल छोटे होंगे। लंबा रहेगा तो मनोरंजन मतलब आनंद आएगा ही नहीं नाटक करने में। तो ये तीनों हो जाएगा, ये विषय हो जाएगा। कथानक ऐतिहासिक पौराणिक या सामाजिक नहीं होती। ये तो देखिए बिल्कुल नेगेटिव पूछती है। रूप योजना में किसी विशेष प्रकार के प्रधान अलंकार बहुमूल्य वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी नेगेटिव। नाटक में आप वस्त्र का ही तो एक क्या बोलते हैं, वस्त्र को ही तो सबसे आगे रखा गया है नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ABC। कुड़ुख कथ्य बेड़ना ई दाऊ पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक है, देखिए, कुड़ुख कथ्य बेड़ना ई दाऊ। तो ऑप्शन में दिया गया खालिद अहमद। ये खालिद अहमद तो ये तो नागपुरी के, तो इसको तो हटा दीजिए क्योंकि कुड़ुख में नहीं लिखेंगे। नईमुद्दीन मिर्ज़ा ये भी नागपुरी के, ये भी नहीं लिखेंगे। अली मोहम्मद अंसारी ये कुड़ुख के हैं। अजय अंसारी ये दोनों कुड़ुख के हैं। तो इन दोनों में से हो जाएगा अली मोहम्मद अंसारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुड़ुख कथ्य बेड़ना ईदू का प्रकाशन किया, मतलब लिखा है। भारत में किन किन भाषा परिवारों की भाषा प्रचलित है? देखिए, भाटू। भारत में किन किन भाषाओं परिवार की भाषा प्रचलित है? भाटू, आग्रह परिवार, एकाक्षर परिवार, द्राविड़ परिवार। तो भारत में क्या है? द्राविड़ परिवार है, एकाक्षर परिवार, आग्नेय परिवार भी है, एकाक्षर परिवार
एकाक्षर परिवार भी है और अग्नय परिवार भी है। भाटू ऐसे कोई भाषा परिवार नहीं है भारत में। तो ये बी सी डी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन जो भाषा परिवार है वो कौन सा है? नेग्रिटो। इसको याद रखिएगा, नेग्रिटो। करम संगीत नामक पुस्तक कुरमाली के किस साहित्यकार ने रचना रची है? तो ऑप्शन में दिया गया है बुधु महतो, राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव, चक्रवर्ती देवकी नंदन प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव ने करम संगीत का एक पुस्तक लिखा है जिसमें करम कथा के बारे में बताया है। तो ये था हमारा आज का कुल 25 प्रश्न, और बाकी का और 25 प्रश्न लेकर आएंगे हम लोग पार्ट 3 में, जिसका पूरा विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।